तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों के बारे में कि कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ भारत में और उन्होंने भारत पर अपना कब्जा भी जमाया। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि दोस्तों आओ हमेशा की तरह कुछ नया करें। दोस्तों आओ हमेशा की तरह कुछ नया करें, कुछ नया पढ़ें और साथ में पढ़कर अपने भारत का भविष्य उज्जवल करें। कुछ नया करें, कुछ नया पढ़ें और साथ में मिलकर हम पढ़ते रहें और अपने भारत का भविष्य उज्जवल करते रहें। जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो हमारे भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और इसी लाइनों के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि यूरोपीय कंपनियों में जो अंग्रेज हैं वो सबसे आगे निकल गए और दक्षिणी भारत में उन्होंने कब्जा जमाया था। और जब उनके दो युद्ध हुए, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध, उसके बाद उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। और जब उन्होंने देखा कि भारत पर तो अब हमने अच्छे से अपना आधिपत्य जमा लिया है, तो क्यों ना अब हम अपने अधिनियम बना लें, अपने कानून बना लें, अपने एक्ट बना लें। तो इसी बात को यह सोच रहे थे। तो तभी से शुरू हुआ भारत का संवैधानिक इतिहास 1773 से 1935 तक। तो जब यह इन्होंने सोचा तो ब्रिटेन में बैठी थी इनकी संसद, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो ब्रिटेन में बैठी हुई थी और उन्होंने वहाँ बैठकर अधिनियम बनाए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें भारत में लागू किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें लागू किया नियमों को, तो उसके बाद कब तक लागू किया उन्होंने? 1773 से 1853 तक। कब तक लागू किया? 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद के अधिनियम को भारत में लागू किया। और जब 1857 की क्रांति आई, 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने भारत में अधिनियम लागू किए, बनाए भी, और संसद ने बनाए भी और ब्रिटिश क्राउन ने भारत में लागू किए। अब जो 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए नियम थे, उसमें आता है एक रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में शुरू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट किसने बनाया था? ब्रिटिश संसद ने बनाया था। और इसमें ब्रिटेन का जो राजा था वो कौन था? जॉर्ज तृतीय था। एक प्रधानमंत्री भी था जो लॉर्ड नॉर्थ था और बंगाल का गवर्नर था। कौन था बंगाल का गवर्नर? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या क्या है इसमें? सबसे ऊपर आता है पहले राजा या रानी, उसके बाद आती है संसद, संसद के बाद आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आते हैं गवर्नर या गवर्नर जनरल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कारण है इस एक्ट को बनाने के, क्यों ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया? तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब ब्रिटिश संसद वहाँ कानून बना के यहाँ लागू करवाए उन्होंने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जो भी अधिकारी थे और जो वहाँ काम करते थे,
उन्होंने अपना अलग से ही काम करना शुरू कर दिया। तो जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने पास रखते थे और गरीबों पर, जो गरीब होते थे, किसान होते थे, उन पे बहुत अत्याचार करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कर लेते थे, टैक्स लेते थे। राजाओं से भी नजराने भी लेते थे, नजराने के रूप में उनसे धन ले लिया करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी बहुत सा धन उन्होंने अपने आप ही रख लिया। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद में जाकर, जो ब्रिटेन की संसद है, उनसे कहा कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो ब्रिटिश संसद ने कहा कि जब वहाँ एक इकलौती कंपनी जो आपकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वही चल रही है, तो कहाँ जा रहा है वो पैसा। तो इस चीज़ों की देखभाल करने के लिए, निगरानी करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान हुए, इस रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों ये प्रावधान हुए, जो बंगाल का गवर्नर था, कौन था बंगाल का गवर्नर, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले तो गवर्नर था, लेकिन बाद में गवर्नर जनरल बना दिया, और वो भी प्रथम। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन सा है, प्रथम गवर्नर जनरल है। फिर अब आपको मैं ये इनकी पूरी एक सीरीज बता देती हूँ। तो बंगाल का गवर्नर जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्या बताएंगे आप, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, भारत का, तो आप बताएंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं सीरीज वाइज आपको बता रही हूँ कि जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, फिर आपसे पूछ लेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब बेंटिक की जगह हेस्टिंग्स मत लिख दीजिएगा, मतलब टिक लगा दीजिएगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बता रही हूँ कि पहले तो बंगाल का गवर्नर है, कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है। फिर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर भारत का गवर्नर जनरल भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इसके बाद 1858 के बाद, जब संसद कानून बना रही थी और लागू भी खुद ही कर रही थी, कहाँ, भारत में अधिनियम बनाए थे उन्होंने, तो 1858 के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा उस टाइम पे, फिर वायसराय कहा जाने लगा। अब जब वायसराय कहा जाने लगा तो आपसे पूछ लेंगे कि भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब आपको समझ में आया, पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर है हेस्टिंग्स। फिर आपसे पूछ लेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, बेंटिक, विलियम बेंटिक। फिर आपसे पूछ लेंगे कि भारत का वायसराय कौन है, तो आप बोलेंगे कौन, लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। फिर भारत का अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का भी ये अंतिम वायसराय था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी ये कहे जाने लगे, माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय तो माउंटबेटन ही था, और इसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहे जाने लगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। अब आपसे पूछ लेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। क्या है, श्री राजगोपालाचारी। याद हुआ आपको, नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा।
अब इसमें जो प्रावधान किए गए, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसे बना दिया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। फिर 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बना दी गई। 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बना दी गई और 20 वर्षों का इन्हें एकाधिकार दे दिया गया। किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस एकाधिकार में क्या होता है? इस एकाधिकार में ये होता है दोस्तों कि इनको एकाधिकार में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक व्यापार करने का अधिकार और एक प्रशासन करने का अधिकार। एक व्यापार का और एक प्रशासन करने का अधिकार मिल गया इन्हें। तो 1600 से 1813 ईस्वी तक इन्हें प्रशासन और व्यापार करने का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। लेकिन 1813 के समय इनसे जो अधिकार थे वो कुछ कम कर दिए गए और 1833 के बाद वो अधिकार समाप्त कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, अब 20 वर्षों का इन्हें एकाधिकार दे दिया गया। अब आप समझ जाइए कि 20 वर्षों का 1773 से 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 1773 से 20 और जोड़ लेंगे तो 20 और जोड़ लेंगे तो 1793 तक इन्हें 20 वर्षों का एकाधिकार मिल गया। 1793 से फिर 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, फिर इनको एकाधिकार मिल गया। लेकिन 1813 से इनके अधिकार कम कर दिए गए और फिर 1833 के बाद इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। फिर एक प्रावधान और किया गया कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो इनमें जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? सबसे ऊंचे पद पर थे एलिजा एम्पे, और फिर आते हैं चैम्बर्स, फिर लेमिस्टर, फिर हाइड। ये चारों न्यायाधीश आते हैं। अब जब एलिजा एम्पे जो है और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो दोनों घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड कहेंगे आप, तो बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। तो जब ये न्यायाधीश बने तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि एक ब्राह्मण फैमिली थी कि आप उन्हें मृत्यु दंड दे दीजिए, एलिजा एम्पे से कहा। अब एलिजा एम्पे उनके बेस्ट फ्रेंड थे तो कैसे मना कर सकते थे, तो उन्होंने उसे मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन जब यह बात संसद में, ब्रिटेन की संसद में पहुंची, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पहुंची, तो उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को बुलाया और तब इन पे महाभियोग लगाया गया। तभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पहला गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इन पर जब महाभियोग लगाया गया तो 1778 से 1795 तक इन पर महाभियोग लगाया गया। लेकिन इनके जो पिछले कार्य को देखकर, इनके पिछले कार्य जो इन्होंने अच्छी तरीके से करे थे, उन्हें देखकर इनको सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। फिर एक प्रावधान और किया गया कि उपहार, रिश्वत, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1773 के एक्ट में ये सारे नियम बनाए गए, प्रावधान बनाए गए कि ना कोई उपहार लिया जाएगा, ना कोई रिश्वत ली जाएगी, ना निजी व्यापार किया जाएगा और ना ही किसी तरह का टैक्स लिया जाएगा। और यही था रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण था। तो देखिए, मतलब संसद ने वहाँ ब्रिटेन में बैठकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे कंट्रोल में करा और सारे नियम भी, अपने प्रावधान भी बना दिए, नियम भी बना दिए और उनके अनुसार ही ईस्ट इंडिया कंपनी को चलना पड़ा। तो इस तरह ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतने लंबे टाइम तक भारत में रही। लेकिन कुछ कमियां थी जो इनको यहाँ से भेज देने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए आंदोलन चलाए गए। नहीं तो कुछ काम इन्होंने अच्छे भी किए हैं और
कुछ इन्हीं के गलत कामों की वजह से ही इन्हें भारत से बाहर कर दिया गया। गलत काम तो इन्होंने ये करे कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपना गुलाम समझा। अगर ये अपनी तरह समझते इन्हें, हाँ, भारत के सदस्यों को, तो ये आराम से रह लेते भारत में और भारत की जो स्थिति है वो भी अच्छी हो जाती। मगर इन्होंने भारत के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा और यहाँ से ज़्यादा धन ले जाकर अपने देश का उत्थान करा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी दूसरे देश में आके रह रहे हैं और तो आपको उस देश के बारे में सोचना चाहिए और वहाँ के सदस्यों को भी, वहाँ की प्रजा को भी अपना समझना चाहिए। तभी आप ज़्यादा टाइम तक टिक सकते हैं किसी भी स्थान पर। ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है कि मैं कैसा सोचती हूँ, ये मैंने बताया है। आप भी सोचिए कि क्या कारण है इनको यहाँ से भगा दिया गया। तो आप भी सोचिए तो आपको भी पता चलेगा कि इसके क्या कारण रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपके लिए इतने ही टॉपिक लाई हूँ और मेरे ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाऊं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।